नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं भारत भूगोल की कक्षाओं की श्रृंखला में। हमने इससे पूर्व की कक्षा में भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, आपने वो सभी जानकारी नक्शे में भरी होंगी और आपको उन दोबारा पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। तो हमने बात की थी अंतिम कक्षा में भारत के सामान्य परिचय के बारे में, जिससे हम अवगत हुए थे भारत के विभिन्न राज्यों और उनकी अवस्थिति से। तो और साथ ही हमने पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी ली थी। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेश से तात्पर्य होता है कि एक समान भौगोलिक विशेषताएं रखने वाला स्थान। जैसे कि कहीं पर्वत है तो अगर इकट्ठे पर्वत है तो पर्वतीय भाग हो जाता है पूरा, कहीं मरुस्थल है एक बड़े क्षेत्र में तो मरुस्थल हो जाता है। तो एक समान भौतिक विशेषताएं रखने वाले स्थान को भौगोलिक स्थल या स्थान कहा जाता है। तो हम आज बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं। भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे तो भारत के भौगोलिक प्रदेशों को या अथवा भौतिक प्रदेशों को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर आता है उत्तर का मैदानी भाग, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारत का पर्वतीय भाग जो कि उत्तर में स्थित है। इससे ऊपर ऊपर का जो भी हिस्सा है आपका पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी कहलाएगा आपका भारत का पर्वतीय भाग, जिसमें हिमालय मुख्यतः हिमालय श्रृंखला विद्यमान है। अब बात करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ है 2 प्लेटें हैं। एक का नाम है अपलेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। उत्तर की तरफ से आप देख लें जैसे कि यूरेशियन प्लेट है और दक्षिणी दिशा से है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं, यानी बड़े भूभाग हैं स्थल भाग के अंदर भी। तो वो क्या है कि आपस में गति करते रहते हैं। गतियाँ 2-3 तरह की होती है। जैसे कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो अभिसारी गति होती है, जब दूर जाती है तो वो अपसारी गति होती है। और मैं आपको बता दूं कि अभिसारी गति के फलस्वरूप ये जैसे गतियां हैं आपस में गति करेगी, तो अभिसारी गति के फलस्वरूप होता है पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि जैसे 2 प्लेटें अगर आपस में टकरा रही है तो क्या होता है कि आपस में वलित हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की वलय आकार आकृति बन जाती है, और यही वजह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत श्रृंखला है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ देखेंगे। जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट है, दोनों जब आपस में अभिसारी गति करते हैं, एक दूसरे की ओर आती है, तब क्या है कि ये प्लेट इस प्लेट के नीचे धंसने लग गई और ये प्लेट ऊपर की ओर गति करने लग गई। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसके नीचे धंसी? यूरेशियन प्लेट के नीचे, और आपसी टकराव के कारण इसमें वलन पड़ गए, यानी ये स्थलाकृति कुछ ऐसी हो गई। ये स्थलाकृति कुछ ऐसी हो गई। ये कौन सी प्लेट है? ये यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभिसारी गति के कारण इसके नीचे धंस गई। तो ऊपर जो वलय बने, और ये जब ये प्लेट इसके नीचे जाएगी तब ये भाग स्वतः ही ऊपर उठ जाएगा। तो इस कारण क्या है कि हिमालय पर्वतमाला जो है उसका निर्माण हुआ और ये वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये बात होगी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उत्तर का पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं उत्तर के मैदानी भाग की। उत्तर का मैदानी भाग है लगभग इस क्षेत्र में आपके उत्तर का मैदानी भाग है।
उत्तर का मैदानी भाग। अब मैदान कैसे बना कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, जैसे कि ये प्रायद्वीपीय पठार, एक बार मैं आपको बता दूं, ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो हुआ यूं, जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार होगा, प्रायद्वीपीय पठार, और ये हो गया आपका हिमालय। तो जब ये प्लेट यहां से धंस के हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, तब प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत श्रृंखला या उत्तरी पर्वतीय भाग के बीच एक खाई रह गई। तो यहाँ जो भाग था, ये दो, संख्या 2 में आप जो मैदानी भाग देख रहे हैं, ये पहले खाई के रूप में था। पठार और पर्वत श्रृंखला, पठार और पर्वत श्रृंखला के बीच एक पूरा गैप पड़ गया था, जो वर्तमान में भी जिसको हम जानते हैं मैदान के बारे में। पर आप देखेंगे कि ये भाग तो समतल दिखाई देता है, कहीं भी इसमें गैप नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे समुद्र से नदियाँ, समुद्र से मानसून आता है, जैसे मानसून आता है और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर टकराता है, जैसे कि यहाँ टकराया, यहाँ बारिश हुई। अब पर्वत पर जब भी बारिश होती है तो बारिश पानी अपने से, बारिश का पानी नीचे आता है, और आप जानते हैं कि बारिश का पानी क्या है, अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाता है। और अवसादी जो वस्तुएं होती है उसमें मुख्यतः मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, कुछ जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधों के टुकड़े होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं नदियाँ। तो आप देखेंगे कि लगातार वर्षण होता रहा, नदियाँ हिमालय पर्वत पर वर्षा करती रही, और यहाँ से अवसाद इकट्ठे होकर इस खाली गैप जो पड़ गया था इसमें जमा होते रहे, और जमा होते होते जब इसका एक स्तर आ गया, तब यहाँ से एक पूरा मैदानी क्षेत्र हो गया और नदियाँ इधर की ओर गिरने लगी। तो बात यह है कि जो मैदानी भाग है वो किससे बना हुआ है, हिमालयी नदियों द्वारा, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण जो भारत का है उत्तर का मैदानी भाग बना है। पुनः दोहराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर का मैदानी भाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण निर्मित हुआ है। तो आपने देखा कि उत्तर का पर्वतीय भाग यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपसी अभिसारी गति के कारण हुआ है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, और जो यूरेशियन प्लेट थी उसमें वलन पड़ गए, और इस प्रकार से भारत के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने बात की कि उत्तर का मैदान, यहाँ से लगातार वर्षण द्वारा नदियाँ, हिमालयी नदियाँ खासकर अपने साथ जो भी मिट्टी और अवसाद बहा कर लाई, वो सारा कहाँ इकट्ठा हुआ, इस भाग में। और ये भाग कौन सा है, मैदानी भाग। इस तरीके से उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। अब प्रायद्वीपीय पठार, ये पठार जो है ये हम बात करेंगे, एक पूरा सेशन अलग से लूंगा मैं पृथ्वी की कहानी नाम से, उसमें मैं आपको पूरी पृथ्वी कैसे बनी इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो विस्तृत जानकारी उसमें मिलेगी। पर यह प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अब पठार, पर्वत, मैदान क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद है तटीय मैदानी भाग। अब तट किसे कहते हैं कि तट वो हिस्सा होता है, तट की अगर सामान्य परिभाषा की बात की जाए तो स्थल भाग और जल भाग जहाँ मिलते हैं तो उनके मिलन का जो स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है, तट। तो आप देख रहे होंगे कि तटीय भाग कौन सा है, तो ये जो भाग जो भी है, जैसे ये भाग है और ये भाग, तो ये क्या है, तट है। तो ये क्या है, तटीय मैदानी भाग है, यहाँ तट रूपी मैदान है। और बात की जाए 5वें स्थान पर द्वीपों की, तो 2 द्वीप समूह भारत में मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला आप सभी को विदित है, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ है आपका लक्षद्वीप। तो हमने बात की कि भारत को मुख्यतः कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, 5, जिसमें प्रथम हमने बात की भारत के पर्वतीय भाग की। हमने जाना कि किस प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपसी टकराव के कारण इसका निर्माण हुआ, वलन की क्रिया द्वारा। याद रखिएगा किस द्वारा हुआ, वलन की क्रिया द्वारा। उसके बाद हमने बात की कि उत्तरी मैदान में हिमालयी नदियों द्वारा अवसाद लाया गया, जिससे इसका निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पर हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति ज्ञात की, और चौथे नंबर पर हमने बात की तटीय मैदानी भाग यानी तटों से संलग्न मैदानी भाग, और 5वें नंबर पर हमने जाना कि द्वीप जो है ये कौन कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो आगे इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। अच्छा, एक मैं आपसे और जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि किसी किताब में आपको ये भाग 6 भी मिलेंगे।
छठा भाग आपको मिलता है मरुस्थल। छठा भाग कौन सा देखने मिलता है? मरुस्थल। तो ये मरुस्थल जो है इसको उत्तर के मैदानी भाग के अंतर्गत ही लिया जाता है। या आप अलग से पढ़ना चाहें, देखिए जो भी विभाजन होता है वो अध्ययन की सुगमता के लिए किया जाता है। मुख्यतः मोटा मोटा विभाजन जो है 5 विभाजन है: पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। आप अगर चाहें तो मरुस्थल को अलग से भी पढ़ सकते हैं। हम मरुस्थल का अध्ययन करेंगे उत्तर के मैदानी भाग में। तो चलिए आगे बात करेंगे हम उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख स्थलाकृतियों की। अभी हमने चर्चा की, उसमें नाम आया मैदान, पठार, पर्वत, और भी नाम आएंगे जैसे पहाड़ी आएगी, झील आएगी, खाड़ी आएगी, प्रायद्वीप आएगा, द्वीप आएगा। तो ये चीज़ें क्या है? स्थलाकृति कहते किसे हैं? स्थलाकृति यानी आपको अपने आसपास भूभाग पर जो भी आकृतियां दिखाई देती हैं वो सभी किसके श्रेणी में आती हैं? स्थलाकृतियों की श्रेणी में। तो मैंने कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों का संकलन किया है जो आपको भारत भूगोल या किसी और जैसे विश्व भूगोल और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत देखने मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि स्थलाकृतियाँ किन्हें कहा जाता है और किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात है मैदान की। मैं एक चित्र बनाता हूँ, उस चित्र के माध्यम से मैं आपको पूरा ही स्पष्ट कर दूंगा। साथियों ये एक चित्र बनाया है मैंने, ये भूभाग है। तो जैसे ये भाग जो आपको दिख रहा है, जैसे ये समुद्री भाग है, यहाँ जल है, ये समुद्र है। तो ये भाग जो समतल आपको दिख रहा है ये है मैदानी भाग। ये इसको क्या कहते हैं? मैदान। ये क्या है? मैदान है। अब मैदान ये आपके समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। अब हर बार जब आप कोई भी ऊंचाई पढ़ेंगे भूगोल में, चाहे वो पर्वत की हो, पठार की हो, पहाड़ी की हो, या किसी चोटी की हो, या कोई औसत आपको ऊंचाई देखने मिलेगी, या कहीं गहराई भी देखने मिले, तो आपने देखा होगा कि एक सामान्य सा आधार लिया जाता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, समुद्र तल से गहराई इतनी है। तो आइए बात करते हैं कि समुद्र तल क्या है। तल से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आप जिस चित्र में देख पा रहे होंगे, समुद्री जल का जो सबसे ऊपरी भाग जो है ये आपका कहलाएगा समुद्र तल। समुद्र तल। और जो अच्छा तल से एक सामान्य अर्थ ये भी लगाया जाता है, जैसे ये कोई जल भाग है तो ये जो होगा वो क्या होगा? तल होगा, जबकि ये धारणा गलत है। जब समुद्र तल की बात की जाए, जब हम समुद्र तल की बात करते हैं तो इसमें समुद्र तल से तात्पर्य लिया जाता है समुद्र का सबसे ऊपरी भाग। तो सबसे नीचे वाले भाग को क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर जो भूभाग है वो भी उबड़ खाबड़ है, और किसी भी उबड़ खाबड़ स्थान से किसी स्थान की जो सही ऊंचाई नहीं मापी जा सकती। अब प्रश्न ये भी आता है कि इसको तल नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे समुद्र की तली। तली यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा, पेंदा। और जब समुद्र तल की बात की जाएगी तो उसको सी वाटर लेवल, ये समुद्र तल होगा जो सबसे ऊपरी भाग होता है। अब एक चीज़ है कि समुद्र तल ही क्यों लिया गया, तो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करूंगा किस प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई लेने पर आंकड़ों में सटीकता आती है। जैसे कि ये कोई समुद्र तल है, ये जैसे समुद्र तल है, यहाँ से एक भूभाग प्रारंभ होता है, जैसे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से। तो जैसे ऊंचाई मापनी प्रारंभ की तो यहाँ से जो ऊंचाई मापेगा, जैसे कि ये 2 मीटर मापेगा। यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऊंचाई मापेगा तो जैसे 2000 मीटर, 2 मीटर कुछ आई। यहाँ से मापेगा तो ये डिस्टेंस भी जैसे उसको 2 आई। यहाँ से मापा तो ये उस डिस्टेंस जैसे 5 की संख्या में आई। तो यहाँ खड़ा व्यक्ति क्या देखेगा कि ये पर्वत कितना ऊंचा है? केवल 5000 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? केवल 5000 मीटर है। जबकि ऐसा है क्या? नहीं। समुद्र तल से अगर मापी जाए तो सही, क्योंकि समुद्र तल जो है वो पूरी पृथ्वी में उसका स्तर बराबर होता है, और जब समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है तो एकदम सटीक आंकड़े आते हैं।
जैसे यहाँ से अगर देखेगा, इस स्थल की अगर ऊंचाई मापना चाहे तो अगर यहाँ से नापेंगे तो कितनी आएगी, केवल 2 ही आएगी, परंतु उसकी वास्तविक ऊंचाई में ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी, 4। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि समुद्र तल का सहारा क्यों लिया जाता है, क्योंकि समुद्र का तल हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे मैदान के बारे में कि मैदान जो है समुद्र तल से लगभग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अच्छा, एक चीज भूगोल में कभी भी ध्यान रखें, ऊंचाइयां लगभग में क्यों लिखी जाती है किसी भी स्थान विशेष की, कि स्थल भाग जो उबड़ खाबड़ है कहीं भी एक समान नहीं है। तो बात की हमने कि समुद्र तल, आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र तल क्या होता है और समुद्र तल से क्यों ये ऊंचाई ली जाती है। तो मैदान की बात करें तो सामान्य सी परिभाषा, ऐसा समतल भाग जो समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये हो गया समुद्र तल, ये हो गया मैदान, और ये 200 से 300 मीटर ऊंचा। उसके बाद बात करें कि पठार। अब पठार जो है उसकी ऊंचाई होती है 300 से 600 मीटर। ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से 300 से 600 मीटर ऊंचा हो, यानी मैदान से भी ऊंचा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पठार। और ऊपर से चबूतरे नुमा होता है। पठार हमेशा कैसा होता है, ऊपर से चबूतरे नुमा या समतल भाग जो होता है वो पठार होता है। उसके बाद बात करें पहाड़ी। पठार से भी ऊंची जो स्थलाकृति होती है, बिल्कुल एकदम तिकोनी चोटी तो नहीं होती है, पर हल्की सी इस तरीके से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ी। और पहाड़ी की सामान्यतः 1000 मीटर के लगभग ऊंचाई वाले वे स्थल जिनकी कुछ ढाल प्रवणता होती है, जिनमें कुछ ढाल पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं, पहाड़ी। तो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी हो गई पहाड़ी। अब बात करें पर्वत, तो 1000 मीटर से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे ऊपर का कोई भूभाग है तो उसको क्या कहेंगे अपन, पर्वत। और पर्वत का जो सामान्य है वो 1000 मीटर से ऊंचाई, जो स्थलाकृति 1000 मीटर से ऊंची है उसे ही पर्वत की श्रेणी में हम रखेंगे। अब कुछ और आता है, जैसे पर्वत चोटी। पर्वत चोटी किसको कहते हैं, पर्वत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे ऊपरी भाग ये क्या कहलाता है, पर्वत चोटी। और आपको सुनने मिलेगा कि पर्वत श्रृंखला। अब श्रृंखला किसे कहते हैं, जब कोई स्थलाकृति या कोई भी वस्तु जब कतार में होती है, सीक्वेंस में होती है, तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला, जैसे बहुत सारे पर्वत एक ही श्रृंखला में हो, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, आपके पर्वत श्रृंखला। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे और भी स्थलाकृति में बता सकूं। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई, हमने जाना कि समुद्र तल से लगभग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर मैदान होता है। पठार की बात की कि 300 से 600 मीटर की लगभग ऊंचाई पर चबूतरे नुमा भाग या समतल भाग पठार कहलाता है। उसके बाद हमने बात की पहाड़ी की, कि पठार से भी ऊंची जो स्थलाकृति होती है, जिसकी कुछ ढाल प्रवणता होती है, मतलब ढाल होता है, और 1000 मीटर के लगभग उसकी ऊंचाई होती है वो पहाड़ी। और 1000 से ऊपर अधिक ढाल वाले भूभागों को पर्वत की श्रेणी में हमने रखा। उसके बाद आता है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, जैसे ये कोई भूभाग है और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। कोई वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, द्वीप। तो ये क्या है, द्वीप। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये सबसे बड़ा द्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप है आपके ग्रीनलैंड। ये थोड़ी जानकारी रखें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। उसके बाद बात करेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है। द्वीप तो पढ़ लिया, प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कुछ ऐसा है। ये क्या 3 ओर से जल से घिरा, ऊपर पूरा स्थल भाग हो गया और इधर जल है। ये आपके बंगाल की खाड़ी, ये हो गया आपके अरब सागर, और यहाँ है हिंद महासागर। तो ये भूभाग क्या है
कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। पुनः दोहराता हूं, वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप, ये आप याद रखिएगा। अब बात आती खाड़ी की। तो जिस प्रकार हमने प्रायद्वीप के संदर्भ में देखा कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग जो होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। और उसके बाद जो है खाड़ी की बात कर रहे हैं हम खाड़ी की। तो खाड़ी जो होती है, खाड़ी एक ऐसा जलभाग होता है जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा होता है। जैसा कि उदाहरण लें, ये कोई जलभाग है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है, स्थल, और ये हो गया आपका जल। तो इसको क्या कहेंगे, खाड़ी। खाड़ी वो जलभाग होता है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। और सबसे बड़ी खाड़ी जो है, सबसे बड़ी खाड़ी वो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। ये मैं आपको स्थलाकृतियां बताने के साथ साथ कुछ इनकी विशेषताएं बता रहा हूँ। ये आपको शब्द से याद करना है, किसी प्रकार की चूक नहीं करनी है। प्रश्न अक्सर इन्हीं में से पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी गलती करते हैं जिससे सवाल गलत हो जाता है। अब उसके बाद झील क्या होती है। झील सामान्य आप जानते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैला जलभाग, इससे छोटा होगा तो उसको तालाब कह देंगे। पर जो एक विस्तृत क्षेत्र में स्थल आबद्ध जलभाग जो होता है, किससे आबद्ध होता है, स्थल आबद्ध जलभाग, जलभाग या जल राशि। स्थल से आबद्ध जलभाग या विस्तृत जल राशि जो होती है उसको क्या कहते हैं, झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी विश्व की, कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं जल संधि की। तो जल संधि किसको कहते हैं कि दो महासागरों को मिलाने वाली जो बिंदु होता है, रेखा होती है, जो संधि होती है, उसको जल संधि कहते हैं। अब कैसे, जैसे ये कोई स्थल भाग है, ठीक है। अब जैसे इधर कोई महासागर है, इधर भी कोई महासागर है, तो दोनों महासागर को मिलाने वाली ये जो है, जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, जल संधि। सीधा सा है कि दो जल राशियों को, जल संधि किसे कहेंगे, दो जल राशियों को मिलाने वाली, ये क्या करती है, दो जल राशियों को मिलाती है, उसको क्या कहते हैं, जल संधि। और सबसे बड़ी जल संधि क्या है, सबसे बड़ी जल संधि जो है वो आपके मलक्का, ठीक है। और समुद्र तल और समुद्र तली तो आप समझ गए, मैं वापस से आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे ये कोई जल भाग है, तो ये तो हो गया, इसको समुद्र तल बोलते हैं, जिससे जितनी भी ऊंचाइयां नापी जाती है भौगोलिक, और ये होगी समुद्र की तली, ठीक है। तो ये सामान्य सी परिभाषा हो गई स्थलाकृतियों के बारे में। ये सभी स्थलाकृतियां हमें भूगोल विषय में पढ़ने मिलती है, तो इनको शब्दशः आपको रटना नहीं है, बस कुछ आंकड़े याद रखने हैं और थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कौन सी स्थलाकृति कैसी होती है। आगे बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। अब भारत के अगर उत्तरी पर्वतीय भाग की बात करें तो अलग अलग उसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो हम बात करेंगे कि उत्तर के पर्वतीय भाग को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पार या ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है, हम बात करेंगे कौन सी है। उसके बाद हिमालय, पार और ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के लगभग थोड़ा ऊपर का हिस्सा। हिमालय की बात करें जिसमें महान या वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, मध्य या लघु हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा भाग कहाँ स्थित है। ये भारत के उत्तरी हिस्से का एक रेखा चित्र है, आप देख पा रहे होंगे अगर आपको आउटलाइन शो हो रही है तो
पार और ट्रांस हिमालय में 3 हमने पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ आपको देखने मिलेंगी, ये आपकी काराकोरम, लद्दाख और ये है जास्कर। तो लगभग ये इसी स्थान पर स्थित है। अगर आपको इनकी एग्जैक्ट जो अवस्थिति देखनी है तो आपके पास जो भी एटलस हो उसमें भारत के भौगोलिक मानचित्र में, भौतिक मानचित्र में आपको उपलब्ध हो जाएगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। अच्छा, ये नक्शा आप अपने जो आपके पास भारत का भौतिक मानचित्र हो उसमें एक बार देख लेवे और इसको अच्छे से बना लेवे। उसके बाद हम बात करेंगे हिमालय की। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा हुआ है, महान, मध्य और बाह्य हिमालय। अब कैसे? यहां से लेकर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आपका आता है महान या बृहत हिमालय, जिसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न इनके उपनामों से आ जाते हैं और वहीं हम गलती करते हैं। उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, जो कि महान और वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपके हो गया मध्य या लघु हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करें बाह्य हिमालय की, इसको शिवालिक, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है हिमालय का, पर्वतपदी हिस्से कह सकते हैं। सबसे अंतिम हिस्सा जो है वो कौन सा है? शिवालिक। और बात करें पूर्वांचल हिमालय की, तो आपको याद होगा हमने कल बात की थी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी ये क्षेत्र जो संपूर्ण ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्वांचल हिमालय। तो ये कुछ मैंने जानकारियाँ लिखी है, जैसे कि कैलाश पर्वत यहाँ है, नंदा देवी, सियाचिन यहाँ है। जो सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी चर्चा में रहता है, चीन के साथ विवाद में। K2 या गोल्डन ओशन चोटी यहाँ पर स्थित है। पाकिस्तान में यहाँ सुलेमान पर्वत स्थित है। इसके बाद क्रमशः ये नंदा देवी है, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर पड़ता है। नेपाल में हम आगे इसकी बात करेंगे। कंचनजंगा, नामचा बरवा, अराकान योमा पर्वतमाला साथियों भारत को म्यांमार से जोड़ती है। इसे नोट भी कर सकते हैं कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है भारत को म्यांमार से जोड़ती है या अलग करती है, एक ही बात है। उसके बाद जो है ये मध्य हिमालय है, इसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और ये उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा, और ये अंतिम रूप से शिवालिक है। प्रश्न आ चुका है कई बार कि हिमालय को नेपाल में या स्पेशली मध्य या लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो महाभारत पर्वत श्रृंखला। तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप जैसे भी हो इनको सीधे सीधे बना लें। अच्छा, भूगोल विषय का अध्ययन करते हुए जो तथ्य होंगे उनको हम तथ्यों की तरह पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे। तो आपको दोनों ही तरह से प्रिपेयर रखना है। और एक चीज़, आपको अध्ययन में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें आप नक्शे पर लिखते रहें उससे आपको ये शब्दशः याद हो जाएगी और किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो ये सामान्य सा परिचय पढ़ लिया कि पार और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आ गया। जैसे पहला हमने वर्गीकरण देखा, ये हिमालय के अंतर्गत ये वाला हिस्सा आ गया और ये पूर्वांचल हिमालय के ये हिस्सा आ गया। तो हम बात करेंगे हर एक की पृथक पृथक, हम बात करेंगे किस प्रकार की विशेषताएं हैं, अवस्थिति है और कोई भौगोलिक जो इसमें बिंदु आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। अब पार और ट्रांस हिमालय हम बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र जो आपको दिख रहा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई है 4500 से 5500 मीटर, यानी 4500 से लेके 5500 मीटर, ये औसत में ऊंचाई है। अब एक चीज आती है तापमान की सामान्य ह्रास दर। ह्रास का मतलब होता है क्षरण यानी घटना, कोई भी चीज जब कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्रास। तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या होती है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। कितने पर? प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री तापमान कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं तो पर्वत के शिखर पर बर्फ जमी रहती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे पर्वत है, पर्वत के ऊपरी हिस्से के में तापमान काफी कम होने के कारण क्या है कि यहाँ बर्फ जमी रहती है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए ये है, तो पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्सा जहां पर बर्फ जमी है उसको कहते हैं हिमटोपी।
क्या कहते हैं उसको, हिमटोपी कहा जाता है। ये शब्द कई बार देखने मिलता है जब आप इस पे जो स्पेसिफिक भूगोल के लिए तैयारी करते हैं, जैसे नेट जेआरएफ के लिए है या व्याख्याता के लिए है, तो उसमें कई बार हिमटोपी पूछ लिया जाता है। तो हिमटोपी ये होती है। तो हम बात कर रहे थे तापमान की सामान्य औसत दर, यानी कहीं भी आप 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो 1000 मीटर पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, हिमरेखा क्या है? हिमरेखा 4200 से 4400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रारंभ होती है। जैसे ये कोई पर्वत है माने, या कोई भी स्थान है, तो जैसे 4200 से 4400, 4200 से 4400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्रारंभ होती है। अब हिमरेखा क्या है कि इससे ऊपर वायुमंडल की जो भी नमी होती है वो बर्फ में बदल जाती है, क्योंकि तापमान शून्य में चला जाता है, शून्य से भी ऋणात्मक जाता है, तो वायुमंडल की नमी और जो भी जल की मात्रा होती है वो किस में बदल जाती है? बर्फ में। तो वायुमंडल की नमी हिमरेखा के पार, कहाँ पर? हिमरेखा के पार वायुमंडल की नमी किस में बदल जाती है? बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। कारण क्या है कि जब इतनी ठंड होगी तो कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच नहीं पाएगा, वहां अनुकूलित ही नहीं हो पाएगा। तो हिमरेखा के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बर्फ जहां गिरती है वहां पेड़ पौधे नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, वहां पर्वतीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, परंतु हिमरेखा ये 4400 या 4200 मीटर के ऊपर का जो हिस्सा होता है पूर्णतः बर्फ से ढका होता है, तो वहां कोई भी पेड़ पौधा जीवित नहीं रह पाता, इसलिए कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। तो ये होगी सामान्य सी जानकारी। अब काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये बात किसकी कर रहे हैं हम? सबसे फर्स्ट जो अपन ने देखी, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की हम बात करने वाले हैं। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, इसको गॉर्डन ऑस्टिन भी बोला जाता है, जो 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब K2 कहाँ है उसकी अवस्थिति मैंने मैप में आपको पहले ही बता दी। उसके बाद बात करें, अच्छा एक चीज और कि K2 जो है वो POK में स्थित है। POK क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्या कहा जाता है? POK, यानी भारत का वो भाग जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु पाकिस्तान ने अवैध रूप से वहां कब्जा कर रखा है। तो K2 अगर कभी पूछ ले तो कहाँ स्थित है? वर्तमान में POK में स्थित है। अब K2 जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है, वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेकों हिमनद और ग्लेशियर स्थित है। अब हिमनद क्या होता है? जैसे कि ये बर्फ जमी रहती है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ का बहुत विशाल भाग होता है। अब हिमनद क्या है कि जब तापमान शून्य होता है, ठंड के दिन आते हैं, तो वायुमंडल की नमी जो होती है या हिमवर्षा जो भी इस पर होती है, तो वो जम के हिमनद का रूप ले लेते हैं, हिमनद या ग्लेशियर। इसको हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, यानी बर्फ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो एक हिमनद का निर्माण होता है। ग्लेशियर, आप ग्लेशियर से ज्यादा अवगत होंगे। अब जब धूप से वापस वो ग्लेशियर पिघलता है गर्मी से, तब इसमें से जलधाराएं निकलती है और नदियों का उद्गम होता है। आप देखेंगे जब हम नदियों वाले टॉपिक में बात करेंगे तो काफ़ी सारी नदियों का जो उद्गम है हिमनद से है। तो ये थोड़ी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, कितने हिमनद है और किसकी अवस्थिति क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेकों हिमनद या ग्लेशियर स्थित है, जिनमें सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा हिमनद? सियाचिन हिमनद, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है और काफ़ी सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, इसके कारण वो अभी तक भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया है, परंतु वो उस पर अधिकार किसका है? भारत का है। अन्य हिमनद में बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो और हुंजा। थोड़े से नाम आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़े से विस्मित करने वाले लगेंगे, परंतु ये किसके नाम है? बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो और हुंजा। अब जैसे इसी फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इससे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो आपको बेमेल छांटने के लिए पूछा जा सकता है, या सुमेलित करने, इसमें से कोई हिमनद दे देंगे तो, और आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं दे देंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हुंजा हिमनद का संबंध है
प्रश्न क्या है आपका कि हुंजा हिमनद का संबंध है, ऑप्शन 1 लद्दाख, ऑप्शन 2 जास्कर, ऑप्शन 3 काराकोरम और चौथा कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? काराकोरम। काराकोरम जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। तो आपको फैक्ट इसी तरीके से पढ़ने हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये कुछ चीजें याद रखें। अब विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अब दर्रा क्या होता है, पहली बात तो ये आती है, देखिए हम हर एक चीज समझते हुए जाएंगे, कोई भी भौगोलिक शब्दावली अटकेगी नहीं आपकी। दर्रा ये होता है, दर्रे को इंग्लिश में पास भी कहते हैं, जैसे दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का वह भाग जो आवागमन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आवागमन के लिए। ये दो पर्वत श्रृंखला हो गई, तो इसके बीच की दरारनुमा ये जो घाटी है या जिसमें से होकर लोग आते जाते हैं, परिवहन होता है या नदियां भी गुजरती है, तो वो क्या कहलाएगा? दर्रा। आपको थोड़ी सी मैं राजस्थान की स्थानीय भाषा में बता दूं, आप ज़्यादा इससे परिचित होंगे। आपने सुना होगा नाल, देसूरी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल आदि नाल जो आप देखते हैं, तो नाल का मतलब क्या है? दर्रा। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का वह भाग या रास्ता जो मानवीय आवागमन के लिए या जो भी आवागमन होता है, परिवहन होता है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि काराकोरम दर्रा जो विश्व का ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। मैं आशा करता हूं कि दर्रा क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसको नाल भी कहा जाता है, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? नाल। देसूरी की नाल और ये सभी प्रसिद्ध स्थल है। और ये सबसे ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है? समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर कौन स्थित है? काराकोरम दर्रा। तो ये कुछ तथ्य आप याद रखें कि कैसे क्या है। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख पर्वत श्रृंखला की। काराकोरम के दक्षिण में स्थित है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। आप लोगों ने जो अपने मानचित्र में जो अंकित किए हैं उसमें स्थिति निकाल कर देखें, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। एक काम और कर सकते हैं, पढ़ते हुए आप अपने साथ एटलस भी लेकर बैठ सकते हैं, ताकि तथ्य और किसी स्थान की जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो आपको दिखे। लद्दाख पर्वत श्रृंखला पूछा जा सकता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर आना चाहिए राकापोशी, जो कितनी ऊंची है? लगभग 7788 मीटर, 7788 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी या राकापोशी जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला में सुमेलित करने में पूछा जा सकता है। खासकर ध्यान रखें, सुमेलित करने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब 3-4 तरह के बिंदु और उनमें कुछ उपबिंदु होते हैं तो उनको मिलाकर सुमेलित करवाया जाता है। तो खासकर ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब लद्दाख पर्वत श्रृंखला को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत कहा जाता है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है उसमें कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही पाया जाता है। अब कोयला जो होता है आप जानते हैं एक प्रकार का जैविक ईंधन है। संसाधन वाला भाग जब हम पढ़ेंगे तो कोयला कितने प्रकार का होता है या और भी जो संसाधन है उनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ इतना कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब ये कोयले की कुछ जो 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः मैंने इनको क्रमबद्ध किया है। ये घटिया से अच्छे की ओर है। अब घटिया कोयला क्या होगा? घटिया संसाधन किसे कहेंगे? घटिया ईंधन किसे कहेंगे? जो जलने पर कम ऊष्मा देता है, कम ऊर्जा देता है और धुआं अधिक देता है, तो इसको हम जैसे घटिया कोयले की श्रेणी में, तो पीट जो है ये सबसे घटिया माना जाता है। पीट कोयला जो है ये ऊर्जा भी कम देता है, ऊष्मा भी कम देता है और धुआं ज्यादा देता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट इससे थोड़ा बेहतर है, बिटुमिनस से बेहतर है और सबसे बेहतर है एंथ्रेसाइट। माना जाता है कि इसमें 80 से 90% के लगभग तक, 90 या कई बार 95% के लगभग तक भी कार्बन की मात्रा मिलती है। तो ये कोयले के कुछ प्रकार हो गए। विस्तृत जानकारी हम संसाधन वाले उसमें टॉपिक में देखेंगे। आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर बहती है। जैसे ये लद्दाख हो गया, इसके नीचे आएगी जास्कर, ये काराकोरम। मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं। जैसे ये है, ये कौन सी हो गई? काराकोरम। ये हो गई लद्दाख और इसके नीचे कौन सी है? दक्षिण में जास्कर। तो तथ्य है कि सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर बहती है। तो सिंधु नदी लगभग इस भाग में जाती है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है।
उसके बाद बात करें कि लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब लेह शहर की जब बात की जाए तो लेह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला की, यानी 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो हमने पढ़ी ट्रांस और पार हिमालय में से। पहली होगी काराकोरम, दूसरी होगी लद्दाख और तीसरी कौन सी है? जास्कर। तो हम बात करने वाले हैं जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है ये? हिमाचल प्रदेश तक। अच्छा, अगर आपने जो इससे पूर्व की कक्षा है उसमें राज्यों का अच्छे से अध्ययन किया होगा, मानचित्र में आपको उन्होंने मानचित्र को उसमें भरा होगा उनको पूरा, तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ है और आपका हिमाचल प्रदेश कहाँ है। तो नक्शा अच्छे से याद रखने का यही फायदा है कि जो भी तथ्य आप पढ़ते हैं आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो आगे बात करें हम कि भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर में द्रास है। जैसे भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मसिनराम। तो भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? द्रास जो क्षेत्र है वो भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। जास्कर पर्वत श्रृंखला पर शेषनाग तथा वेरीनाग जिले स्थित है। ये दोनों जिले आपको जिले वाले टॉपिक में और विस्तार से पढ़ाई जाएंगी, और जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो भी ये शेषनाग और वेरीनाग जिले आएंगी। क्यों? क्योंकि शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी कश्मीर घाटी बनाती है। कौन सी घाटी का निर्माण करती है? प्रश्न आ जाए कि झेलम नदी किस घाटी का निर्माण करती है, तो कश्मीर घाटी। प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है, तो उत्तर आना चाहिए आपका झेलम नदी। और ये नदी क्या करती है? कश्मीर घाटी में वुलर झील का निर्माण करती है। ये झील याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। वुलर झील का निर्माण करती है, और वुलर झील जो है उसकी क्या विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कुछ तथ्य हैं। अब झेलम नदी जो है भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे झेलम नदी किस में आती है? झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी और उसके सहायक नदियां जो है जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो उसके अंतर्गत सबसे जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है झेलम। तो झेलम क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अब हिमालय, ये तो होगी ट्रांस और पार हिमालय, हिमालय से ऊपरी हिस्से की बात। अब बात करेंगे हिमालय की। तो प्रारंभ में हमने बात की कि हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वतमाला है। अब वलन क्या होता है? वलन को अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड। हिमालय आपको इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलेगा। कारण क्या है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो संकुचन बल के कारण क्या हुआ? वलित हो गई। दूसरा तथ्य इसी पर है कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सबसे मेन प्लेट, ये दोनों प्लेटें सबसे मेन है, आप इनका नाम अच्छे से याद रखें। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के संपीड़न, संपीड़न किसको कहते हैं? कंप्रेस्ड होना, किसी भी चीज का संकुचित होना, संकुचन बल से इसका निर्माण हुआ है। जैसे दोनों प्लेटें इधर से, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो ये इसके नीचे धंस गई और ये दबकर वलित हो गई, और इसके नीचे जाने से ये भूभाग जो है ऊपर की ओर उठ गया। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ है कि जितने भी प्लेटें होती हैं जमीन के अंदर, कुछ विशालकाय स्थलाकृतियां हैं, उनको प्लेटों के नाम से जाना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी वाले टॉपिक में इनको और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये लगातार अभी भी धंस रही है। किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो लगातार धंसने की वजह से क्या है कि प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर ये धंस रही है, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर से हिमालय का उत्थान हो रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लगातार अपने को बढ़ोतरी देखने मिलती है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है आप उनको अच्छे से याद करें, नक्शे में भरकर उनको अच्छे से याद करें। जो भी हो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।